तो हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का एक चुनिया सा चैप्टर जो बहुत ही थ्योरेटिकल है। बच्चे बहुत डरते हैं, लेकिन थोड़ा समझते हैं कि इस चैप्टर के अंदर है क्या क्या। ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करते, चैप्टर समझते हैं इसमें चैप्टर में है क्या क्या। सबसे पहली चीज जो इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री है, इसके अंदर हमारे पास दे रखा है पोस्टुलेट्स के बारे में और एक्सियम्स के बारे में। ठीक है, अच्छा एक चीज और होती है मेरे पास, थ्योरम्स। क्या होती है मेरे पास? थ्योरम्स। तो थ्योरम्स, एक्सियम और पोस्टुलेट में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है हमें कि जो हमारे पोस्टुलेट और एक्सियम होते हैं ना, ये हमारे क्या होते हैं, पहले से ही प्रूव्ड होते हैं, इन्हें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन थ्योरम्स को प्रूव होता है, इनका क्या क्या होता है, प्रूफ होता है। तो अब मैं बात करूं कि भाई पोस्टुलेट और एक्सियम दोनों ही क्या है, प्रूवन है, पहले से ही क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्या है, ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसके बारे में है। तो भाई अब मुझे समझ में नहीं आता कि भाई पोस्टुलेट है ट्रूथ या फिर एक्सियम ट्रूथ है। देखो पोस्टुलेट जो होगा बेसिकली ये होगा ज्योमेट्री के ऊपर, इसका जो सर्टेन जो पैरामीटर है, जो इसका जो पूरा एरिया है वो क्या है, ज्योमेट्री है। लेकिन जो हमारे एक्सियम्स होते हैं ये क्या होते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। समझ में आ गई बात? सबसे पहले देखो कुछ नहीं करते, पोस्टुलेट नंबर 1 समझते हैं। तो पोस्टुलेट नंबर 1 है हमारा, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। देखो सिंपल है, देखो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल है। मैंने बोला कि मेरे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। मैंने बोला क्या, एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट से होती हुई क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, यानी कि दोनों पॉइंट से होती हुई जाएगी। इसका मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है। इजी है, सिर्फ समझना है। ठीक है, दूसरा दे रखा है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। इसका मतलब यह है कि मेरे पास एक लाइन दे रखी है, एक पॉइंट ए है उसका, एक पॉइंट बी है, और क्या है, ये एक लाइन है। क्या ये आगे तक बढ़ सकती है, इनफाइनाइट तक बढ़ सकती है, पीछे कोई बढ़ सकती है, इनफाइनाइट तक बढ़ सकती है। तो इसको तो टर्मिनेटेड लाइन बोलते हैं। टर्मिनेटेड लाइन मतलब क्या, कि जो लाइन आगे तक बढ़ सके, इनफाइनाइट तक जा सके, तो टर्मिनेटेड लाइन हो गई। तो टर्मिनेटेड लाइन जो होती है हमारे पास, उन्हें हम इनडेफिनेटली तक ही, मतलब कि इनफाइनाइटली तक हम क्या करते हैं, उसको आगे तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक दिक्कत तो नहीं आई। ठीक है, देखो तीसरा दे रखा है, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी सेंटर विद एनी रेडियस। इसका मतलब है कि एक सर्किल है, मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक सेंटर दे रखा है और इससे मुझे एक सर्किल बनाना है। तो क्या करेंगे, बस यहाँ पर कंपास रखो, एक सर्किल क्या करो, फॉर्म कर दो, बना दो। किसी भी रेडियस का हो सकता है, मैंने बोला इसकी रेडियस कुछ है, कुछ भी हो सकती है, मतलब 5 सेंटीमीटर भी, 3 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है। किसी भी सेंटर से हम एक सर्किल बना सकते हैं। क्लियर है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। भाई सारे राइट एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि मैं बोलूं कि मेरे पास एक एंगल दे रखा है, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, कितने क्या होगा वो, राइट एंगल होगा। ऐसे ही ये वाला एंगल भी, अगर ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो ये भी तो राइट एंगल होगा। इसका मतलब सारे राइट एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, जो हमारा पोस्टुलेट नंबर 5 है, देखो पोस्टुलेट 5 में 3 कंडीशन है। क्या कंडीशन है? 3। कि मेरे पास उन्हें दे रखा है कि मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन है, उनको एक तीसरी लाइन ने क्या करा, कट करा। तीसरी लाइन ने क्या करा, कट। अब देखो इसके अंदर 3 कंडीशन बनेंगी। ठीक है, पहली कंडीशन, अगर उसके आइदर साइड, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि यहाँ पर एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, यहाँ पर एंगल 3 है, और ये एंगल कितना है, 4। समझते रहना इस चीज को। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम, यानी कि सेम साइड के एंगल्स का सम बराबर हो जाए किसके, इन दोनों एंगल्स के बराबर, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल हो जाए एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल, यानी कि ये कहीं भी आपस में जाकर नहीं मिलेंगे। क्लियर है? दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर मैं ये बोल दूं कि ये इन दोनों एंगल्स का सम इन दोनों एंगल से क्या है, सम से छोटा है, यानी कि इसका मतलब है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये क्या है, छोटा है एंगल 3 प्लस एंगल 4 से। इसका मतलब कि ये वाला एंगल ज्यादा होगा, ये एंगल कम होगा। तो जिस तरफ का एंगल कम होगा, लाइन उसकी तरफ आगे जाकर कहीं ना कहीं आपस में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। आई बात समझ? अगर मैं इसका उल्टा तीसरी कंडीशन बोल दूं कि भाई मेरे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 ज्यादा है किससे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के सम से। इसका मतलब अब जो लाइन होंगी, ये तो एंगल ज्यादा है, इसका मतलब ये ज्यादा एंगल बड़ा होगा इसका। तो ये एंगल जब छोटा होगा तो इसका मतलब ये आगे जाकर कहीं ना कहीं यहाँ पर आने कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इस चीज के अंदर? ठीक है, तो अगर मैं लाइंस की बात बताऊं कि देखो पहली कंडीशन में हमारे पास लाइन इस तरीके से थी,
मैंने एक लाइन खींच दी जो हमारी थर्ड लाइन थी, जो क्या कर रही थी, इसको बाइसेक्ट करती हुई जा रही थी, मतलब इंटरसेक्ट करती हुई जा रही थी। यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, सम इनका एंगल 3 और एंगल किसके 4। पहली कंडीशन की लाइन हो गई। दूसरी कंडीशन में मैंने बोला कि भाई मेरे पास इस तरीके से लाइन दे रखी है, एक लाइन ने इसे कट करा, यहाँ पे बोला मैंने एंगल 1 प्लस में एंगल 2, ये जो है एंगल 3 हो गया और ये क्या हो गया मेरे पास एंगल 4, यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो छोटा है, किससे, एंगल 3 से, और एंगल किससे, 4 से, सम किससे। क्लियर है? तो इसका मतलब ये जो लाइन है आगे जाकर कहीं ना कहीं तो आपस में मिलेंगी। समझ में आई बात? तो तीसरी कंडीशन थी क्या थी, कि इस बार हमें इस तरीके से दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास, इस तरीके से, कि यहाँ पर क्या है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, यहाँ दे रखा है एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है, छोटा है किससे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 से। इसका मतलब लाइन ये जो है आगे जाएंगी और क्या हो जाएगा, ये आगे जाकर कहीं पर मिल जाएंगे। हमारे पोस्टलेट खत्म हो गए, अब हम एग्जाम्स पढ़ते हैं, हमारे एग्जाम्स क्या क्या है, कैसे कैसे, ठीक है। तो बच्चों पढ़ते हैं एग्जाम्स के बारे में। तो हमारे पास एग्जाम दे रखे हैं। तो पहला एग्जाम है द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब है, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई चीज है, मान लो सपोज करते हैं मेरे पास एक नंबर है ए, एक नंबर है मेरे पास बी, दो नंबर है, ये दोनों इक्वल है, मुझे नहीं पता, मुझे एक चीज पता है क्या, कि ए जो है वो सी के इक्वल है, ऐसे ही बी जो है वो किसके इक्वल है, सी के। क्या ए और बी आपस में इक्वल हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या? अरे भाई होंगे ना। मुझे एक चीज बता, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक पेंसिल है वो 5 रुपए की आई, एक पेन है वो भी कितने रुपए का आया, 5 रुपए का आया, क्या दोनों के प्राइस सेम होंगे, पेन और पेंसिल का प्राइस सेम होगा? आई बात समझ में? इसका मतलब ऐसी है ना कि अगर ए सी के इक्वल है तो बी भी सी के इक्वल है, तो ए और बी भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो एग्जाम नंबर 2 दे रखा है, इफ इक्वल इज एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। इसका मतलब है कि अगर मैं इक्वल में इक्वल ऐड करूं तो इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे पास 5 के बराबर होता है, कोई दिक्कत थोड़ी आनी चाहिए, इसमें नहीं है। अगर मैं दोनों में इक्वल इक्वल ऐड कर दूं तो इक्वल ही आंसर आएगा। मैंने बोला इसमें इक्वल ऐड कर दो, कितना, 2 ऐड कर दो, इसमें भी कितना ऐड कर दो, 2। 7 प्लस 2 कितने हो गए, 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7, 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7। इसका मतलब 7 7 के इक्वल है। समझ में आया ना? इफ इक्वल इज एडेड टू द इक्वल द होल्स आर इक्वल, ठीक है। ऐसे देखो तीसरा क्या है, अगर हम इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वल ही आंसर आएगा। देखो सीधी सी बात, सिंपल सी बात, मैंने बोला कि दोबारा लेते हैं कि 5 5 के बराबर है, -2 कर लो, कितना आंसर आएगा, 3 किसके बराबर आएगा, 3 के। तो इसका मतलब है जब हम इक्वल में से इक्वल माइनस करेंगे, जो रिमेन करेगा, जो मतलब कि जो बचेगा वो भी क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। क्लियर है? देखो एक्सियम नंबर 4 इसमें दे रखा है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। देखो कोइंसाइड का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर कंप्लीटली होना, दोनों चीजों का। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, मेरे पास दो क्या है, ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल इसके ऊपर पूरा पूरा कंप्लीटली कवर कर लेता है और ये ट्राइंगल इसको पूरा पूरा कंप्लीटली कवर कर लेता है, यानी कि दोनों एक चीज के एक के ऊपर एक है। ये मान लो कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है? तो वो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। आई बात सुन में? यानी कि ऐसी कोई चीज जो एक चीज के ऊपर पूरी हो, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा कोइंसाइड होंगे और दोनों क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। क्लियर है? अब हमारे पास दे रखा है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट। इसका देखो एग्जांपल समझते हैं, मैं बात करता हूं आपको। मैंने बोला कि मेरे पास क्या है, एक पिज्जा दे रखा है। क्या दे रखा है, मेरे पास एक पिज्जा है, ठीक है। मैंने इसे क्या करे, इसके मैंने 4 टुकड़े कर दिए। क्या कर लिए मैंने, इसके 4 टुकड़े, ठीक है। अगर मैं एक टुकड़ा अलग कर दूं, इसमें से मैंने क्या करा, एक टुकड़ा अलग करके हटा दिया, कितने टुकड़े बचे मेरे पास, 3 टुकड़े बचे। क्या ये 3 टुकड़े पूरे से ज्यादा होंगे, नहीं होंगे। इसका मतलब तुम छोटा सा भी अगर एक पेपर है पूरा, उसमें थोड़ा सा पेज भी फाड़ लोगे ना, हल्का थोड़ा सा पेज फाड़ लोगे, तब भी क्या होगा, वो पूरे के बराबर नहीं बचने का। क्योंकि क्या हो गया, एक वो हिस्सा हो गया, एक टुकड़ा हो गया। यानी कि टुकड़ा जो होता है कभी भी पूरे के बराबर नहीं हो सकता। यानी कि इसमें दे रखा है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। सही बात है। क्यों है? क्योंकि भाई अगर मान लो मैं इसका हल्का सा टॉप काट लूं, तो क्या ये जो पहले इसकी फिगर का जो एरिया था या जो भी चीज थी, क्या इसके बराबर होगा, पहले वाले के बराबर होगा? नहीं होगा। क्योंकि क्या है, इसमें थोड़ा बहुत तो कट गया ना कुछ चीज गई इसके पास से। यानी कि जो होल होता है वो हमेशा बड़ा होता है, किससे, उसके हिस्से से। क्लियर है? अगला दे रखा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई चीज किसी सेम चीज की डबल है, कोई चीज किसी सेम चीज की क्या है, डबल है। मैंने बोला कि ए जो है वो डबल है किस चीज का, बी का। ए जो है वो क्या है, डबल है किसका, बी का। ऐसे ही सी जो है वो भी क्या है, डबल है किसका, बी का। यानी कि मैंने बोला
कि ए जो है डबल है किसका, बी का, सी क्या है, बी का क्या है, डबल है। यानी कि जब डबल होंगे डबल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे पास एक नंबर है कितनी, 2, ठीक है। इसका डबल है मेरे पास 4, इसी का डबल है क्या, 4। तो क्या ये 4 और 4 आपस में इक्वल होंगे, नहीं होंगे। यानी कि सेम चीज का डबल होना क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। एक दे रखा है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि जो चीजें सेम चीज की हाफ होंगी, आधी होंगी, वो भी तो इक्वल होंगी। अगर मैं बोलूं कि 4 है, उसका हाफ कितना होगा, 2, 4 का हाफ कितना होगा, 2, यानी कि सेम चीज का हाफ होना मतलब इक्वल इक्वल होना, ठीक है। कोई डाउट इस चीज के अंदर, क्लियर है। थोड़े से क्वेश्चंस करके देखते हैं, समझते हैं कि चैप्टर में क्या है और चैप्टर को खत्म करते हैं। तो बच्चों हमारे पास 4 सवाल हैं, 4 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ठीक है। इस चैप्टर के सबसे मेन सवाल जो है हमारे पास 4 हैं। तो हमारे पास पहला सवाल दे रखा है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट AC इक्वल BC देन प्रूफ AC इज इक्वल टू AB अपॉन में 2। फॉर एग्जांपल मैं एक फिगर बना लेता हूं, ठीक है। मैंने बोला मेरे पास A है, यहाँ पर B है, इनके बीच में एक पॉइंट है क्या, C। क्वेश्चन में दे रखा है कि AC इक्वल है किसके, BC के। AC इक्वल है किसके, BC के, हमारे पास गिवन है। तो AC इक्वल कैसे होगा, AB अपॉन में 2 के, इसे हम कैसे शो करेंगे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं बोलूं कि इफ इक्वल इज एडेड टू द इक्वल द होल्स आर इक्वल, हमारे पास याद था, हमें याद है। तो हम क्या बोले, अगर मैं बोल दूं कि अगर AC इक्वल है किसके, BC के, दोनों में अगर मैं AC ऐड कर दूं कोई दिक्कत होगा। AC प्लस BC पूरी लाइन बन गई, क्या हो गया, ये AB हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 2AC इक्वल कितना, AB के, और AC को यहीं छोड़ दो, B को किस में लेगा, और डिवाइड में। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया। कैसे करेंगे इसको, सिंपल देखो, इफ क्या करना है हमें, एक्सियम्स का यूज करना है इसके अंदर। किसका यूज करना है हमें, एक्सियम्स का। तो कैसे कैसे यूज करेंगे कि भाई हमारे पास एक स्टेटमेंट टाइप दे रखा है, उसको क्या करो, यूज करो फॉर्मूले की तरह, एक तरीके से एक ट्रुथ की तरह यूज करो उसे, और क्या करो, उसे लगाओ, आंसर आ गया। समझ में आई बात। क्या करा हमने इसमें, सिंपल कि भाई मैंने बोला इफ इक्वल इज एडेड टू द इक्वल द होल्स आर इक्वल, मुझे इतना तो पता था। इसका मतलब मैं अगर मैं दोनों में AC ऐड कर दूं, देखो दोनों इक्वल्स हैं, इसमें इक्वल से इक्वल ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होने की। 2AC हो गया, ये पूरा AB बन गया, 2 से डिवाइड कर दी, बात खत्म। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, प्रूव एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। हमें इसे प्रूव करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट जो होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट, मतलब उसका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। अच्छा मैं अगर बात करूं कि भाई इसका एक ही मिड पॉइंट कैसे होगा। अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे पास इसके पास 2 मिड पॉइंट है, एक पॉइंट है D और एक पॉइंट है C। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, ठीक है। इसका मतलब कि ये और ये इक्वल होंगे, ऐसे ही ये और ये इक्वल होंगे। आई बात समझ में, नहीं समझ में। देखो मैंने बोला कि अगर मैं 2 मिड पॉइंट लेके करूं तो ऐसे हो सकता है क्या, AC इक्वल होगा किसके, BC के, और ऐसे ही AD जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास BD के होगा, होगा इक्वल। अच्छा अगर मैं बोलूं कि इक्वल इज एडेड टू द इक्वल वाला सिस्टम लगाते हैं हम इसमें से, मैंने बोला कि हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल, मतलब कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में क्या होगा, दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, यानी कि हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मैंने बोला इसका हाफ मतलब पूरे का हाफ तो ये होगा, इस पूरे का हाफ क्या होगा, ये होगा, इस मतलब दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर मैं इन दोनों में इक्वल इक्वल ऐड कर दूं, अगर दोनों में इक्वल इक्वल ऐड कर दूं, इसका मतलब है कि अगर मैं AD में AD ऐड कर दूं और BD में भी क्या ऐड कर दूं, AD, तो AD और AD कितने हो गए, 2AD हो गए। और BD और AD देखो, BD और AD कितना हो गया मेरे पास, AB हो गया। इसका मतलब AD इक्वल हो गया किसके, AB अपॉन में 2 के हो गया। कोई दिक्कत इस चीज के अंदर नहीं है। अब मैं बात करूं किसकी, AC वाली, तो भाई इसमें अगर मैं AC ऐड कर दूं दोनों में, देखो BC प्लस AC, BC प्लस AC कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा, और AC प्लस AC 2AC, तो इससे क्या बनेगा हमारे पास कि 2AC इज इक्वल टू AB, देन AC इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, AB अपॉन में कितना 2। देखो सेम चीज है ना, यानी कि AB थिंग्स विच आर इक्वल टू दी सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब AD और AC आपस में इक्वल होंगे, और AD का इक्वल होना AC से कब वैलिड है, जब दोनों पॉइंट सेम हो तभी तो होगा। अगर हम बोलो इनके बीच में कुछ भी डिस्टेंस होगी तो क्या ये इक्वल होंगे, नहीं होने के। इसका मतलब कि हर लाइन का एक ही मिड पॉइंट होता है। क्लियर है, कोई डाउट इस चीज के अंदर।
दोबारा समझो मैंने क्या बोला, सिंपल मैंने बोला कि भाई मैं दो मिड पॉइंट ले लिए, कुछ नहीं करा मैंने, सी और डी दो मिड पॉइंट ले लिए, क्लियर है। मैंने बोला ए सी प्लस, मतलब ए सी और बी सी क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मिड पॉइंट है भाई सी। ऐसे ही जब डी मिड पॉइंट है तो ए डी और बी डी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अगर मैं दोनों में, पहली इक्वेशन में ए सी इक्वल था किसके, बी सी के, इसमें मैंने ए सी ऐड करा दोनों में, इक्वल इज एडेड टू द इक्वल, द होल्स आर इक्वल। इसमें क्या करा मैंने, इक्वल इक्वल ऐड करा तो क्या बना, टू ए सी, ए बी के बराबर बन गया, तो ए सी का कितना आ गई, ए बी अपॉन में टू। तो सेकंड वाला था कि ए डी प्लस में बी डी, इसमें मैंने ए डी ऐड कर दिया तो क्या हो गया, ये बन गया ए बी, और ये कितना बन गया टू ए डी, तो ए डी की वैल्यू कितनी आएगी, ए बी अपॉन टू। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज क्या आई, ए डी इक्वल है किसके, ए बी अपॉन टू, ए सी इक्वल आया ए बी अपॉन टू। थिंग्स विच आर इक्वल टू दी सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, इसका मतलब जब सेम चीज के इक्वल है दो चीजें तो ये आपस में तो इक्वल होंगी। तो ए डी ए सी के इक्वल हो गया, और ए डी का और ए सी का इक्वल होना कब वैलिड, कब प्रूफ कब वैलिड होगा, जब ये दोनों एक ही पॉइंट होंगे, क्योंकि अगर इनके बीच में थोड़ी सी भी डिस्टेंस हो तो क्या होंगे, ये अनइक्वल हो जाएंगे, क्लियर है। क्या होगा, हर पॉइंट, हर एक लाइन का, हर लाइन सेगमेंट का एक ही क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, क्लियर है। अगला सवाल दे रखा है हमारे पास कि मेरे पास एक लाइन दे रखी है, इस तरीके से एक फिगर है, ए बी सी डी, हमारे पास क्या दे रखे हैं, कुछ 4 पॉइंट दे रखे हैं, हमें दे रखा है ए सी इक्वल दे रखा है बी डी, यानी कि ये दे रखा है ए सी और ये दे रखा है क्या, बी डी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी के इक्वल होता है। कैसे करेंगे भाई, अब देखो मुझे पता है कि इसका जो मिडिल पार्ट है वो क्या है, हमारा मिडिल पार्ट ये है क्या, बी सी। अगर मैं इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आंसर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ना। तो देखो क्या करेंगे, अगर मैं ए सी माइनस क्या कर दूं, बी सी, और बी डी माइनस क्या कर दूं मैं, बी सी, इफ इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड टू द इक्वल, इफ इफ if equal is subtracted from equals the remainders are equal, तो इनमें से रिमेन करेगा वो भी तो इक्वल होगा। अब देखो AC में से मैंने BC माइनस करा तो क्या बचेगा मेरे पास, AB बचेगा। यहां से मैंने BD में से जब BC माइनस करेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, CD बचेगा। और हमें ये तो शो करना था, ये तो प्रूफ करना था, हो गया, समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा देखो जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इस तरीके से थ्योरेटिकल है, इसका कोई वैलिड प्रूफ ऐसे अगर मैं न्यूमेरिकल्स में करवाऊं तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। लेकिन एक सवाल था भाई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल ये है कि वाई एक्सियम 5 कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ। इसे हम जो है यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे कहते हैं, मतलब एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो देखो फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि हमारा एक्सियम 5 था क्या, द होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट, इसका मतलब उसके कुछ हिस्से से पूरा क्या होगा, ज्यादा होगा, पूरा क्या होगा, ज्यादा होगा। मैंने बोला कि मेरे पास भाई एक केक है, क्या है मेरे पास, एक केक है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं, केक है भाई, इस पे ये मोमबत्ती लगा दी, ठीक है, बोला बुझाना मत, ठीक है। इसमें मैंने क्या करा, मैंने एक पीस काट लिया, क्या काट लिया, इसमें से एक पीस काट लिया। जब मैंने इसमें से एक पीस काटा तो जो केक बचा क्या वो पहले के बराबर पूरा है, कम हो गया ना। इसका मतलब तुम इसमें जो छोटा सा पीस हटा लोगे ना तो वो जितना पहले था उससे कम ही हो जाएगा, यानी कि जो बचा हुआ हिस्सा है वो क्या है, वो पार्ट तो हो गया, पूरे से तो हमेशा कम ही रहेगा। आई बात समझ में। एक रोटी है, तुमने एक रोटी में से क्या करा, एक निवाला तोड़ लिया, ठीक है, एक बाइट ले ली, ठीक है, तो क्या वो पूरी रोटी अब बराबर है उसके पहले वाली रोटी की, नहीं है ना, कम हो गई ना पहले से। तो इसका मतलब एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि द होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट। इसको याद कर लो, समझ लो, रट लो, जो भी करना है। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, ठीक है, चैप्टर समझ में आया।